हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एस्ट्रोनॉमी का क्लास चल रहा है। ये जो क्लास चल रहा है ये प्योर एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इसमें आपको कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, केवल फैक्ट से चर्चा कराया जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक प्रकार से रिवीजन का वीडियो है, इसको आप लोग बार बार देखिए, उसका लाभ उठाइए। तो आइए, आज का छठा सीरीज है। छठे सीरीज में हम धूमकेतु से स्टार्ट कर रहे हैं। धूमकेतु और पुच्छल तारा। तो धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? जैसे मान लीजिए कि सूर्य केंद्र में है, आठों ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी आकाशीय पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं। ये भी क्या होते हैं, सौरमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो ये भी सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। मगर खास बात क्या है, जानना जरूरी है कि आठों ग्रह का अपना एक ऑर्बिट होता है जो अपने एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन पुच्छल तारा क्या है, अनियमित, इसका कोई ऑर्बिट निश्चित नहीं है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो आइए, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी संरचना है। इसके संरचना पे जाएंगे तो ये क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है जिसमें धूल होती है, बर्फ होती है और गैसें होती हैं। पुच्छल तारा में धूल होती है, बर्फ होती है, गैसें होती हैं। केवल इतना जानना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है, इसमें दो पूछें होती हैं सामान्यता। ये धूल कणों से युक्त होती हैं। किससे होती हैं? धूल कणों से युक्त होती हैं। और ये आयोनाइज्ड होती हैं। क्या होती हैं? आयोनाइज्ड होती हैं। ये महत्वपूर्ण है जानना। फिर एक पुच्छल तारा था हेल बॉब, ये पूछा गया एग्जाम में। हेल बॉब पुच्छल तारा, ये 22 जुलाई 1995 को, सॉरी 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति के बाहर चमका था। और एक है सुमेकर लेवी 9 पुच्छल तारा है जो 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो ये हो गया पुच्छल तारे के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हम लोग क्षुद्र ग्रह के विषय में बात करते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या है। जैसे मान लीजिए सौर मंडल है। सौर मंडल में सूर्य क्या है, केंद्र में होता है। आठों ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे सौरमंडल में चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे बाहर से कोई पिंड आ जाए, पुच्छल तारा, वो सभी लोग क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ये आपका, देखिए मैंने डॉट डॉट ये निशान बनाया हुआ है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह किनके बीच में है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। भाई देखिए, सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा क्या पड़ता है? बुध पड़ता है। पिछले वाले क्लास में चर्चा किए थे। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, बुध के बाद क्या पड़ता है? शुक्र पड़ता है। शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ती है। पृथ्वी के बाद क्या पड़ता है? मंगल पड़ता है। मंगल के बाद क्या पड़ता है? बृहस्पति पड़ता है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो है, ये जो है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बेसिकली ये मंगल के ही पार्ट होते हैं। जब मंगल ग्रह जो घूम रहा अपकेंद्रीय बल के कारण कुछ पार्ट मंगल से अलग हो जाते हैं, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में चक्कर लगाते हैं। आइए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा जितनी चीज़ें थी बता दिया गया। दूसरा क्या होता है, यही क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और ये क्या होते हैं कि वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। कुछ तो जल करके नष्ट हो जाते हैं अंतरिक्ष, मतलब वहां पे। और कुछ जो है, जो थोड़े बहुत अवशेष बचे रहते हैं, वो पृथ्वी पर गिरते हैं। जैसे पृथ्वी पर भी गिरते हैं, चंद्रमा पे भी गिरते हैं। तो जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। यही क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये उल्का पिंड के रूप में गिरते हैं। बस मोटी मोटी इतनी बातें इसमें जानना जरूरी था। अब आते इसके अगले वाले टॉपिक में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के विषय में। देखिए, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने, चूंकि जब कंसेप्ट का वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। बस मोटा मोटा ही जान लीजिए कि जैसे पृथ्वी का ग्लोब है। पृथ्वी ग्लोब में पश्चिम से पूरब मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अगर ये पृथ्वी ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे अक्षांश रेखा में क्या होता है, बीच में 0 डिग्री होता है, विषुवत रेखा होता है।
ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसके उत्तर में कर्क है, इसके उत्तर में ध्रुव वाली है। इसी प्रकार से मकर रेखा है और इधर 60 डिग्री है। तो उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं क्या होती है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के दक्षिण उत्तर, जैसे मान लीजिए ये 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 पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो भूपृष्ठ में विषुवत रेखा के उत्तर उत्तर और दक्षिण में एक यमोत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। मतलब इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे अगर हम करेंगे, इधर मापेंगे और इधर मापेंगे, इस साइड मापेंगे, दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारी अक्षांश रेखा, और इसको बीच से मिटा देते हैं। देखिए अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री मापेंगे, देखिए ये 2 डिग्री। तो इसको जो मापते हैं यही कोणीय दूरी जो है, और इसको इधर भी माप देंगे, फिर इसको मिला देंगे, तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं बन जाती। केवल इतना ही जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें जानना जरूरी नहीं है, चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बन रहा है, बेसिक चीज़ें इसमें बताना संभव नहीं है। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखा के विषय में चर्चा करते हैं। तो वही अभी हमने आपसे चर्चा किया कि ग्लोब है, और ग्लोब में क्या है, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है पृथ्वी का, तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद भूमध्य रेखा से लगभग आधी लंबी और बृहद का भाग कहलाती है। मतलब ये जो है देशांतर रेखा है और भूमध्य रेखा से लगभग आधी लंबी होती है, हाँ, और बृहद वृत्त का भाग कहलाती है। फिर आते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, विषुवत वृत्त पर। कहाँ पे होती है, विषुवत वृत्त पर, एकदम बीचों बीच। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी विषुवत वृत्त पर होती है। कितना किलोमीटर, 113.3 किलोमीटर का गैप होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच में विषुवत वृत्त पर जो है सबसे अधिकतम दूरी होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये, तो इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा। और वहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो कितना है, 111.3 किलोमीटर है। और न्यूनतम कहाँ है, ध्रुवों पर है। देखिए जैसे भाई ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ध्रुव हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, और नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, ध्रुवों पर 0 डिग्री। मतलब नॉर्थ पोल पर जो है देशांतरों के बीच की दूरी एकदम 0 हो जाती, क्योंकि यहीं से नॉर्थ पोल से ही सारी देशांतर रेखाएं निकलती है जो साउथ पोल की तरफ जाती है। तो अब तो हो गया होगा। फिर प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी एक देशांतर रेखा होती है, सीधा सा जान लीजिए। अब इसका काम क्या होता है, ऐसी देशांतर रेखा जिससे अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए। एक कॉमन देशांतर रेखा बनाई जाती है, ऐसी देशांतर रेखा है जिससे अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए, तो ऐसी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब में कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर 360 डिग्री 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 360 मतलब देशांतर रेखाएं होती हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के विषय हम लोग चर्चा करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो अभी चर्चा किए थे। यहीं से सारी देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। उसके बाद क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के समय निर्धारण रेखा भी कहला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, जो महत्वपूर्ण है, ये बेरिंग जल डमरू मध्य के से होकर गुजरती है। कहाँ से, बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है, जो कि प्रशांत महासागर के पास है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ है, एटलस के मैप में आप लोग देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विषुवत रेखा के विषय में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विषुवत रेखा क्या है, इसकी क्या विशेषता है,
एक ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे पृथ्वी का ग्लोब है, बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो फिर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो 0 डिग्री रेखा जो है इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक तो ये हो गया। इसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, अर्थात ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये विषुवत रेखा का यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना है, 40090 किलोमीटर लगभग। पॉइंट में और भी कुछ है, इतना याद होना जरूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 40,090 किलोमीटर लगभग इसकी जो है विषुवत रेखा पर लंबाई है। विषुवत मतलब किसकी, विषुवत रेखा की लंबाई ग्लोब पर। इसके बाद इस पर जो वार्षिक तापांतर होता है, मतलब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ होता है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो वार्षिक तापांतर बढ़ता जाएगा। मतलब दिन के टेम्परेचर में, रात के टेम्परेचर में गैपिंग होने लगेगा। तो जब ज़्यादा गैपिंग होने लगेगा तो कहेंगे वार्षिक तापांतर ज़्यादा बढ़ रहा है। जब दिन के टेम्परेचर में रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर न रहे तो उसको कहते हैं वार्षिक तापांतर का न्यूनतम होना। तो वार्षिक तापांतर विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पर साल भर गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। इसके बाद विषुवत रेखा पर टोटल कितने देश स्थित हैं, विषुवत रेखा पर टोटल जो है 13 देश स्थित हैं। अभी उन देशों की चर्चा कर देंगे। विषुवत रेखा पर टोटल 13 देश स्थित हैं। अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे दे रहे होंगे परीक्षा उनको पता होगा। तो जो नए बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, उस वीडियो को सीरियस होकर देखें। कंसेप्ट का वीडियो फिर से बोल दे रहा हूँ, अलग से बनेगा। ये जो छोटे छोटे फैक्ट है एग्जाम में आते हैं सरदर्द के रूप में, और अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि जो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे, उनको फायदा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रमुख तत्व कौन है, भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर सिलिकॉन पाया जाता है 27.72%। फिर एल्युमिनियम, एल लिखा हुआ अर्थात एल्युमिनियम 8.13%। फिर लोहा पाया जाता है कितना, 5%। कैल्शियम जो है 3.63%। और सोडियम जो है हमारा 2.83%। इसके बाद पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। तो बढ़ते से घटते क्रम में देख लीजिए, ये मैंने बना दिया। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इसको आप हल्का सा एक कोड भाषा बना लीजिए, आसी एलो। आसी एलो, आसी एलो याद करे रहिए। इतना इतना अगर चार शब्द याद हो गए आपको तो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। आसी एलो, आ माने ऑक्सीजन, सी माने सिलिकॉन, ए माने एल्युमिनियम, लो माने लोहा। तो ये क्रम से है, ये बढ़ते से घटते क्रम में है। अभी मैंने आपसे कहा था भूमध्य रेखा पर जो 13 देश स्थित हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से देश हैं। आइए उनका हम लोग क्रमवार अध्ययन कर लेते हैं। आप लोग इसको बार बार देखेंगे, अगर कोडिंग डिकोडिंग बनाना हो तो अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य रेखा पर, अर्थात भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो कौन सा देश है, इक्वाडोर। इक्वेडोर, इक्वाडोर है। दूसरा कौन सा है, कोलंबिया। ये सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, ब्राजील हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, गैबन आ गया, मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप में आ गया हम लोग, गैबन आ गया। पांचवा कौन सा देश है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। एक
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो गणराज्य, दो अलग अलग देश हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य, ये दोनों विषुवत रेखा पर स्थित है। इसके बाद क्या है, 7वें नंबर पे युगांडा है। देखिए 8वां कौन सा देश है, केन्या है, ये भी विषुवत रेखा पर स्थित है। केन्या के बारे में बहुत पूछा जाता है। केन्या विषुवत रेखा पर है, युगांडा विषुवत रेखा पर है। 9वें नंबर पर कौन सा है, सोमालिया। सोमालिया भी विषुवत रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया में इंटर कर जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे मालदीव हो गया, ये भी विषुवत रेखा पर है। इंडोनेशिया भी विषुवत रेखा पर है। और किरिबाती, किरिबाती भी विषुवत रेखा पर स्थित है। उसके बाद 13वां देश जो सबसे लास्ट वाला देश है वो कौन है, साओ टोमे। साओ टोमे और प्रिंसिप, ये भी जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कह सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। और इसको क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे से कहाँ मिलती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अथवा प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसको ऐसे कह सकते हैं विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे पर कहाँ मिलती है, तो ये एक दूसरे पर कहाँ, पश्चिम अफ्रीका के गिनी के खाड़ी के तट पर मिलती है। देखिए गिनी की खाड़ी के तट पर मिलती है, कहाँ है गिनी की खाड़ी तट, पश्चिम अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। दूसरा क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा है, क्या कहते हैं, बृहत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहत रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में केवल इतना ही टॉपिक है, इतना ही टॉपिक बताया जा रहा है। इसके बाद इसका 8वां सीरीज स्टार्ट होगा। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में बोझिल ना लगे और फटाफट आप लोग रिवाइज करते रहिए। और अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और लोगों को फायदा हो। थैंक यू।